चले दोस्त। तो सभी को नमस्कार और सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। अब वो बात कर लेते हैं कि तैयारी वास्तविकता में अब कैसी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास आ चुका है सिलेबस। अभी तक डाउट हमारे मन में ये था कि सिलेबस आएगा तो चेंज होगा क्या, मेंस तो नहीं हो जाएगा। तो सिंपल सी एक कहानी हमारे सामने आई है कि जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस को वापस से लेके आए हैं, लेकिन थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया गया है। बस आपको यही चीज़ें समझनी है। और एक बहुत ही सिलेबस में जो शायद पहले भी था और अब भी है, लेकिन एक अच्छी चीज ये देखने मिल रही है कि इसने खुद बताया कि बेटा तुम लोग को पढ़ना क्या है। हाँ, इस सिलेबस में खुद बताया गया है कि तुम्हें करना क्या है। देखो सिंपल बात, सिलेबस को पहली चीज देखो, सिलेबस क्या होता है। सिलेबस आपका सिर्फ देखने वाला चीज नहीं होती है कि क्या करना। ये सिलेबस खुद गाइड करता है कि आपको करना क्या है, और हम उसी तरीके से उठाएंगे चीजों को। मैंने बोला था आप लोगों से कि मैं रिवीजन बैच लॉन्च करूंगा। रिवीजन बैच जो कि हमारा सुबह 8:30 से चल रहा है। अब उसको बिना झिझके, ना मुझे आप स्ट्रेस देना ना आप लोग स्ट्रेस लेना, जैसे जैसे यूनिट वाइज चल रहा है वैसे वैसे हम अपने एक्ट को उठाते चलेंगे। राइट, देखो कैसे काम करना है, कैसे हमें तैयारी को करना है। आपके सामने ये भी डाउट था कि कितने नंबर का रहेगा, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि प्रश्नों की संख्या जो है वो आपकी सामान्य अध्ययन की जो 50 रहेगी, पूर्णांक जो है 150 रहेंगे, 3 घंटे का पेपर रहेगा। आपकी खंड विधि की संख्या 100 रहेगी, प्रश्नों की संख्या, और लगभग कुल आपके यहाँ पे 300 नंबर का ये हो गया, और 3 घंटे का पेपर। योग टोटल मिला के 150 नंबर का पेपर होना है। 450 नंबर का है आपका, 150 क्वेश्चन है, 450 है। 50 नंबर का आपका इंटरव्यू है। टोटल मिला के 500 है, मतलब 500 में से आपको नंबर चाहिए, और बहुत अच्छे नंबर चाहिए जब जाके आपको 500 में आप क्वालिफाई हो पाओगे। ठीक है, कुछ आ रहा है कुछ समझ में? तो यहाँ पे देखो, हर वस्तुनिक का प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक होगा, मतलब 150 नंबर के क्वेश्चन में प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक होंगे? 3 अंक। इसलिए 15×3 = 45 हो रहा है, 450 हो रहा है। ठीक है, एबीसीडी होगा, बिल्कुल 4 ऑप्शन होंगे, एक को आपको सही करना होगा। अब ये थोड़ा सा समझ लेना, अभ्यर्थी को एक से अधिक विकल्पों का चयन करने का अधिकार नहीं होगा, ये भी याद रखना। ऐसा किए जाने पर उसे अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा, अनअप्रेड माना जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा, गोला भरना होगा, ओएमआर सीट करनी होगी, तो ये वाली चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, देन इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये सब 10% की छूट किसको है? ईडब्ल्यूएस वालों को, एसटी एससी वालों को, ओबीसी वालों को। यहाँ पे सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, तो दिक्कत की बात यहाँ पे भी नहीं है। ये सब आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। 3R-W प्राप्तांक की पद्धति हो गई है ना। R मतलब सही उत्तर की संख्या, W मतलब गलत उत्तर की संख्या होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को पता ही नहीं चलता है। कई लोग 1/3 की माइनस मार्किंग नहीं कर पाते। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज कहीं की भी दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हमारी भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और मैंने हर पैटर्न को फॉलो किया है, टफ भी किया है, सिंपल भी किया है, इजी भी किया है, और कुछ मेथड मेरी खुद की रहती है। मैं गलत टेस्ट सीरीज को सुधरवाने की कोशिश इसलिए नहीं करता क्योंकि टेस्ट का ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि आप अपनी चीजों को समझ पाओ, आप अपने कॉन्फिडेंस को बना पाओ, इसलिए कहीं कहीं मैं उसको जानबूझ के भी रख देता हूं। ठीक है, इसके बाद आपका साक्षात्कार ये हो गया। देन आपको क्या क्या करना है, ये सब चीजें छोड़ दो। अब आते हैं हम थोड़ा सा हमारे मेन पोर्शन पे। देखो करना क्या है, आपको पूरे के पूरे तरीके के बारे में बता रहा हूँ। सिलेबस तो आ ही चुका है, और साथ ही साथ तरीका भी होना चाहिए उसको पढ़ने का कि 18 अक्टूबर है, आराम से 5 महीने हमारे पास हैं, है ना। लगभग 5 महीने में हम किस अच्छे से तैयारी कर पाए। क्या हमारे लिए जरूरी है कि हम कोर्स खत्म करें? क्या हमारे लिए जरूरी है कि कोर्स खत्म करने के साथ साथ रिवीजन करें? तो देखो, मेरा आप लोगों से यही से हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने लोग मुझे देखेंगे सब चीजें, मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है आपसे, सिलेबस खत्म करना डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप किसी एक्ट को कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि वो नंबर आपका देगा 1 नंबर। अगर आप सिलेबस खत्म भी कर लेते हो और वो एक्ट आपको नंबर दे के नहीं जा रहा है, तो आप क्या हो? फेल ही हो, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको सिलेबस खत्म करने की बजाय आपको, जैसे मैंने कोई एक्ट पढ़ा दिया है तो आप उसको रिवीजन आप खुद से करिए। सर नहीं करवा पा रहे तो सर नहीं करवा पाएंगे, क्यों? क्योंकि सर को सिलेबस खत्म कराना है। सर आपके रिवीजन में साथ नहीं दे पाएंगे, फिर भी मैं सुबह 8 बजे से आप लोगों के रिवीजन में साथ दे रहा हूं। ऐसा भी नहीं कि मैं आपको रिवीजन नहीं करवा रहा हूं, है ना। तो रिवीजन भी करवा रहा हूं, सिलेबस भी खत्म हो रहा है, और सब चीजें भी हो रही है। तो आपसे एक ही अनुरोध है, ऑब्जेक्टिव लगाइए। देन सुबह उठ के आपकी वेरेक्ट का रिवीजन करिए।
देन आप एमपी जीके को छोड़िए मत, आज से एमपी जीके के गांठ बांध लो कि खाना खाओ भूल जाओ, लेकिन एमपी जीके पढ़ना है, एमपी जीके नहीं छोड़ना है। स्टैटिक पोर्शन तो याद करके ही रखना है, बाकी एमपी जीके का आप लोग पीएससी देख लीजिए, आंकड़ा पूछ रहा है, आंकड़ा पूछने के अलावा आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा करंट में जितने भी आंकड़े आ रहे हैं या 2025 के जितने भी आंकड़े हैं जो 26 से रिलेट करते हैं आपको याद रखना होगा, तब जाके वो प्रीलिम्स का आंसर आप लोगों का सीख जाएगा, तब जाके प्री बन पाएगा, है ना। देन देखिए अब देखो करना कैसे है। यूनिट 1 आप उठा लेना, जब भी मध्य प्रदेश का आप लोगों को पढ़ना पड़े तो आपको करना यह है कि मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास उठाना, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैं इसमें भी आपको लोगों का साथ देने वाला हूं, संडे टू संडे मैं आप लोगों के बीच यूट्यूब पे रहूंगा या आपकी क्लास में रहूंगा, जैसा भी मुझे ठीक लगेगा, जैसा मेरा कॉन्फिडेंस बोलेगा वैसा मैं काम करूंगा। वैसे मुझे जीके आता नहीं है, ज्यादा उम्मीद की आवश्यकता है नहीं कि सर ने लिंक नहीं कराया, सर ने बताया नहीं, देखो भाई जो किताब बोलेगी वो मैं बोलूंगा, बस किताब को मैं थोड़ा सा अपने वे में ढाल दूंगा, किताब को मतलब जैसे एक नॉर्मल किताब रहती है उस पर काम नहीं करूंगा, 2-3 किताबों को देख के काम करूंगा, तो आपको ऐसा कर सकता हूं। इसके अलावा आप अगर बोलो कि सर प्रॉपर पढ़ाओ तो सर प्रॉपर जीके तो नहीं हो पाएगा, आपसे लॉ जरूर करवा दूंगा, ठीक है। तो आपका साथ देने के लिए देखो मैं जितना साथ दे सकता हूं मैं उतना दूंगा, लेकिन सिलेक्शन देना आपकी जवाबदारी है, आपको सिलेक्शन देना। अगर इसके बाद भी नहीं दे पा रहे हो और इसके बाद भी किसी दूसरे की बात मान रहे हो कि होने लगता है, लोगों को अपने माँ बाप पे विश्वास नहीं होता एक समय बाद कि भैया ये माता पिता ऐसा करते हैं, माता पिता, तो फिर हो सकता है कि मेरे ऊपर भी विश्वास आपका डगमगाए, लेकिन ट्रस्ट तो बनाना पड़ेगा। ट्रस्ट बना लेते हैं लोग दूसरे पे, तो मैं तो खैर आप लोगों का अपना हूं, है ना, तो आपको एक बार ट्रस्ट बनाना पड़ेगा जिससे आप लोग लंबे समय तक रह पाओ और अच्छे संबंध बन पाए, ठीक है। दूसरा, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता आंदोलन, जनजाति। अब देखो पढ़ने का हर चीज का लॉजिक होता है, आपको पता प्राचीन इतिहास, आपको पता है इतिहास में एक डेट होती है, उस डेट को हम लोग प्रेजेंट में मनाते हैं। अब प्रेजेंट में मनाते हैं तो कौन अतिथि आया, कौन सी योजनाएं आई, क्या घोषणा कर दी, कितना फंडिंग किया है, कितना आंकड़ा है, उस पर कोई योजना आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सब चीजें आपको इस तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट से ही आपको क्या करनी है, कवर करनी है, जब जाके आपका, है ना, सब चीजें हो पाएंगी, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज आपको क्या करना है, ये जो पोर्शन है दोस्त, है ना, मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर दूंगा और अलग अलग मेरा मानना है कि आप लोग कुछ मत करिए, आप लोग ना टॉपिक वाइज बुक लीजिए। कैसे लीजिए? टॉपिक वाइज लीजिए। टॉपिक वाइज मतलब मध्यकालीन इतिहास की अलग मध्य प्रदेश की आती है उसको ले आओ, आधुनिक इतिहास की अलग मध्य प्रदेश की आती है उसको ले आओ, आपका जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य अलग आता है, अलग बुक, मतलब एक बंच वाली बुक मत लाओ। अगर देखो यार आपको मध्य प्रदेश जीके अगर निकालना है और अगर क्वालिफाई करना है एग्जाम तो बात अलग है, अदरवाइज आप सोच रहे हो किसी एक बुक से पूरा आ जाए तो नहीं आएगा, एक बुक से पूरा नहीं आएगा, तो बहुत अच्छे से चीजें याद कर लेना, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आ जाओ, मध्य प्रदेश का भूगोल, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अब देखो इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले देखो विद्युत परियोजनाएं ये प्रेजेंट में क्या चल रही हैं, ये देख लो। कृषि के संबंध में कौन सा मंत्री है, कितना फंडिंग कर रहा है, कैसे काम किया जाता है, क्या योजनाएं हैं, किसानों का क्या रोल प्ले, मतलब कुछ मिला के कुल मिला के आपका जो प्रतियोगिता दर्पण वगैरह है जिसमें कंडक्ट आपका जो करंट से रिलेटेड है, आपको परियोजनाएं पढ़नी है, सिंचाई परियोजनाएं, है ना, फसलों के बारे में, अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, कितनी फसल आई है, कितना रेट चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में आपको देखो यार याद रखना पड़ेगा, है ना, इन सब चीजों के बारे में। देन इसके बाद नदियां पहाड़ पठार, ये स्टैटिक पोर्शन है तो ये आप कर ही लेना। देन इसके बाद आपका जनसंख्या का आकार, ये जरूर याद रखना, ये टॉपिक आईएमपी है, ये लास्ट वाला टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, भले यहां से ना बने, मैं क्लियर बता रहा हूं, मतलब जहां तक मेरा आंकड़ा सेट होता है ना, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं चीजों को कि यहाँ पे जनसंख्या का आकार, वृद्धि, साक्षरता, मैं आपको आईएमपी टॉपिक बता रहा हूं जो आपको डेली रिवीजन करना है, डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है, ये सब चीजें आपको काम करनी है। देन इसके बाद अगर मैं बात कर लूं मध्य प्रदेश की राजनीति अर्थव्यवस्था, तो ये टॉपिक इंडिविजुअल अपने आप में बहुत बड़ा है ना। इकाई 3 जो है वो अपने आप में यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और यहाँ पे
3 स्टार लगा लीजिए। यहां से क्वेश्चन दिखेगा मध्य प्रदेश की राजनीति से और अर्थव्यवस्था से दिखेगा, मतलब दिखेगा, ये वाली चीजें लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश की राजनीति से ये हो गया, मतलब एक तरीके से आपका जो आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, जनजाति आयोग है, कितने मेंबर है प्रेजेंट टाइम में, कौन बना है, किसको सीट मिली, किसको नहीं मिली, कितना आरक्षण है, ये सब चीजें जो हैं वो क्वेश्चन यहीं से बनाएगा। और हमेशा याद रखना, प्रेजेंट के टॉपिक से जीके को कनेक्ट करने की कोशिश करना जो आपके एग्जाम में बेनिफिशियल हो। मैं बार बार बोलता हूं, मुझे जीके नहीं आता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पढ़ना क्या है और कैसे करना है, इतना मुझे पता है, तब जाके मैं टीचर बन पाया हूं। और गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो निकल जाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, है ना। तो वो इतना तो मुझे नॉलेज है कि मैं अगर जो चीज बोल रहा हूं, अगर आप उस पर काम करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन तय हो सकता है। वैकेंसी बढ़ रही है नहीं बढ़नी है पता नहीं है ना। इस चीज के बारे में ना मेरे से आप पूछना, ना आप काम करना, ना आप स्ट्रेस लेना कि 17 पे होगा, 170 पे होगा, 144 पे होगा, 700 पे होगा। आपका मैटर नहीं है वो, आपका मैटर सिर्फ स्टडी करना है। किस्मत भगवान देख रहा है, आपको क्या करना है, भगवान बोलेगा बढ़ जाएगी, और अगर होगा तो आपका एक सीट पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, उससे आप लोगों को मैटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अर्थव्यवस्था ये हो गया, तो ये पूरा। और ये जो यूनिट है, मैं आपको कुछ कुछ यूनिट बता देता हूं। मध्य प्रदेश का आपको हिस्ट्री पता हो चाहे ना हो, मध्य प्रदेश के करंट स्टेटस पता होने चाहिए, एक टॉपिक। दूसरा, मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में आपको पता होना चाहिए, दूसरा टॉपिक। तीसरा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना, तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक, आपको मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में पता होना चाहिए। पांचवा टॉपिक जो आपका हो सकता है वो जनजातीय विरासत। देख रहे हो भैया, ये जनजाति, और एक और चीज मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं, और जनजाति, इसका मतलब यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग क्या करना, याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आना ही है, आना ही है, कुछ भी नहीं। और ये सबसे बेहतरीन यूनिट 5, अगर किसी व्यक्ति को अभी से 50% मध्य प्रदेश तैयार करना है, जीके तैयार करना है, तो यूनिट 5 और यूनिट 4 तैयार कर लो, तो 50% आराम से तैयार हो जाएगा। यूनिट 5 और यूनिट 4 बस 50% यहीं पे तैयार हो जाएगा। 2 महीने आपके पास ये हैं, तो ये आप ये 2 यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, देन इसके बाद में देखते रहना। हाँ, और अगर आपको ऊपर की यूनिट तैयार करनी तो ड्रीम जुडिशरी के लेक्चर देख लो, जो सर ने पढ़ाए हैं, मेरा मानना है सफिशिएंट है बस। लेकिन करंट को इन्वॉल्व करते लेना, क्योंकि वो पुराना हो चुका है। लेकिन अगर आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ना तो ड्रीम जुडिशरी के नोट सफिशिएंट है, प्रॉपर बने हुए हैं, मैंने खुद देखे हैं, है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कर सकते हो। ये हो गया आपका जीके के पोर्शन को मैंने कर दिया पूरा का पूरा। देखो आप खुद देख सकते हो, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं, ये सब बहुचर्चित मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थान। आपको कंप्यूटर आईसीटी का अगर मैं आपको बोलूं, कुछ ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये टॉपिक को अगर आपको कवर करना है तो आपको एक बुक लेनी पड़ेगी आईसीटी की, और बुक मध्य प्रदेश के लिए बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं जो स्पेसिफिक अच्छे तरीके से नोट्स को जस्टिफाइड करके बना रहे हैं। किसी के पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उसके ओटीबी लगा लो, उसका वन लाइनर भी पढ़ लो। मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो यहां से आ जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां से। ठीक है, इसके बाद देन देखिए, अब लॉ का आप लोग बोलते हो कि लॉ कैसे पढ़ना है सर, लॉ का कैसे रिवीजन करना है, तो मैं आप लोगों को सिंपल एक टारगेट दे देता हूं कैसे काम करना है। देखो यहां पे सिंपल टारगेट ये है कि भारत की आधारभूत विधियां, भारत का संविधान। अब देखो कैसे, मैंने पहले ही बोला जब भी रिवीजन करोगे तो क्या करोगे, आपके समक्ष ये यूनिट फर्स्ट समझ लेना, ये यूनिट फर्स्ट है। अब जब भी आप लोग अगर रिवीजन कर रहे हो, जैसे मैं तो पढ़ा ही रहा हूं लेकिन रिवीजन क्लासेस हो रही है, अभी हमारा क्या चल रहा है, बीएसए चल रहा है ना, समझना बात को। बीएसए के साथ हमने क्या उठा लिया, ये उठा लिया, जो कि हमारा गलत डिसीजन था, क्योंकि अभी हमारा सिलेबस हमें पता नहीं था। लेकिन हमें इसको नहीं उठाना चाहिए। क्या उठाना चाहिए हमें, बीएसए के साथ हमें यूनिट 2 को उठाना चाहिए। क्यों उठाना चाहिए आप देख सकते हो, मैं आपको छोटे में दिखा देता हूं क्यों। देखो आ जाइए, यहां आइए, आ जाओ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब भी अगर आप पढ़ रहे हो तो एक छोटा एक्ट मध्य प्रदेश गौवंश अधिनियम ले दो, ठीक है। दूसरा, अगर ये खत्म नहीं हुआ, दूसरा एक्ट उठा लो, मध्य प्रदेश विशिष्ट न्यायालय उठा लो। अगर ये अब भी खत्म नहीं हुआ तो एक काम करिए, और छोटा कहां है, ये मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम। मतलब एक एक्ट 3 माइनर, एक एक्ट के साथ कितने माइनर खत्म हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बहुत अच्छे से हो सकते हैं। दूसरा, जब आप जाओगे यूनिट 2 पे पहुंच जाओगे तो कौन सा बचा आपका, मध्य प्रदेश की गारंटी सेवा आपका, और कौन सा बचा, ये 5 हो गए, और एक और बचा आबकारी अधिनियम। तो ये आपका
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ 2 टॉपिक आप वैसे भी रिवीजन कर सकते हो। और मैं बता रहा हूं जब तक ये चलेगा, जब तक ये मुझे लगता है ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी भारतीय संविधान, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है, अब आपका फिर मेजर उठाओ। मेजर कौन सा उठाओ, भारतीय न्याय संहिता। अब इनमें से कितने टॉपिक जो है भारतीय न्याय संहिता के साथ जाएंगे, अशिष्ट रूपण भी चला जाएगा, किशोर न्यायालय भी चला जाएगा, पॉक्सो भी चला जाएगा, पीसीपी एनडीटी भी चला जाएगा, घरेलू हिंसा भी चला जाएगा कार्यस्थल पर। और याद रख लेना ये इंडिविजुअल इतना बड़ा टॉपिक है, यूनिट 3 इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोई क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, यहां से पूरे टॉपिक में से क्वेश्चन बनेंगे, पूरे टॉपिक में से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये महिलाओं वाले टॉपिक हैं, बच्चों वाले टॉपिक हैं। अगर इकाई 3 इंटरव्यू में सिलेबस में भी पूछ लिया जाए कि इकाई 3 पता है आपको यूनिट 3 में कितने टॉपिक थे, इंटरव्यू में पूछ सकता है, आपके नॉलेज को चेक किया जा सकता है, तो बता देना कि कितने टॉपिक थे, आपको बताना आना चाहिए। कुछ याद मत रखना, महिलाओं और बच्चों के टॉपिक को याद रख लेना और बोल देना यूनिट 3 में है, आपसे खुश हो जाएगा वो उसी टाइम पे, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद ये जो चीजें हैं, ये निवारक, निवारक मतलब क्या, निवारक विधियां कैसे स्पेसिफिक, और ये देखो सिलेबस अपडेटेड है ना, ऐसी बात नहीं है कि इसको डायरेक्ट बना दिया गया है। यहाँ पे विशिष्ट निवारक विधियां, अब विशिष्ट निवारक विधियां में आपको ये एक्ट पूरे पढ़ना है, जहां जहां पे मना किया, इसको मना, इसको मना, इसको मना, इसको मना, इसको मना, इसको मना, मतलब हर चीज को नुकसानी के लिए मना किया, जानवरों को मारने के लिए मना किया, खाद्य में मिलाने के लिए मना किया, अनुसूचित जनजाति के साथ मतलब अत्याचार करने के लिए मना किया, अपराधी परिवीक्षा उसको जमानत पे छोड़ने के लिए बोला गया कि इस तरीके से छोड़ोगे, जानबूझ के नहीं छोड़ दोगे, मतलब हर चीज में एक निवारक विधि है, तो वो यूनिट 4 में बताई गई है। अब आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी के लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है कि सर रिविजन कैसे करें, यूनिट उठाओ रिवीजन कर डालो। एक यूनिट बड़ी है तो दूसरी यूनिट की माइनर ले लो। इस तरीके से अगर करते जाओगे तो आपकी जो जितनी भी यूनिट बन पा रही हैं 5 यूनिट, इसके हिसाब से आप कर लोगे। ये है आपका आपराधिक विधियां, जो कि जनरल टॉपिक है। जनरल टॉपिक इसका मतलब ये है कि यहां से मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपका यहां पे हो जाएगा। मैंने कोई ऐसा एक्ट आप लोगों को अभी कितना छूटा है ये भी बता देता हूं। आप लोगों का जो छूटा हुआ है, एक ये छूटा हुआ है 2019 का एक्ट छूटा हुआ है, दूसरा ये छूटा हुआ है लोक संपत्ति नुकसानी निवारण छूटा गया, तीसरा ये छूटा वन्य जीव संरक्षण, 3 ये छूटे हैं, ठीक है। एक चौथा ये छूटा है बस, और हमारा बाकी सब चल ही रहा, मतलब 4 एक्ट जो हैं वो हमारे छूटे हुए हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था। करप्शन आपका आज खत्म हो जाता, बट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 एक्ट जो है वो छूटे हुए हैं। अदरवाइज जो आपका सिलेबस है वो मेरे ख्याल से अभी आपका मई में खत्म कर दूंगा मैं। मई में जैसे ही खत्म होता है देन इसके बाद हमारा सुबह 8 बजे से रिवीजन है, उसकी टाइमिंग बढ़ा दूंगा, उसकी टाइमिंग कर दूंगा 12 बजे तक, तो 8 से 12 तक में रिवीजन कर लेंगे। और पॉसिबल हो तो ऑफलाइन आ जाना, नहीं पॉसिबल हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बोलना, अपने घर पे बैठना, कुछ भी करना, क्योंकि जो ऑफलाइन रहेगा वो तो उसको तो मैं थोड़ा सा इस बार क्या करूंगा, उसको तो थोड़ा सा पनिश करने वाला हूं चीजें। अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, सिलेक्शन आपको लेना, मुझे नहीं लेना, आपका नाम होगा, मुझे मेरा क्या है भाई, एक आध बच्चा तो निकलता ही है। क्या करते हैं, एक आध बच्चा तो निकलता ही, अगर 120 पढ़ा लो 130 पढ़ा लो तो 1-2 तो निकल जाएंगे, तो वो मैटर नहीं है कि सिलेक्शन नहीं आएगा। मैटर ये था कि यार टॉपर बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं तो इसलिए मेहनत कर रहा था, इसलिए थोड़ी कर रहा था कि आप लोगों को करना है ना, तो टॉपर की उम्मीद से थोड़ा सा मैं लगा हुआ हूं। अगर आप लोग खड़े हो गए उस विश्वास पे तो बढ़िया चीज है, नहीं खड़े हुए तो क्या कर सकते हैं, है ना। इंतजार रहेगा आप लोगों का, लिस्ट में नाम देखूंगा मैं, पोस्ट भी बढ़ जाएगी तब भी देखूंगा, और अगर 17 पी रही तो भी मैं देखूंगा। इसलिए आप लोगों से यही है कि फॉर्म डालो तो फटाक से मुझे भेजो, जिससे मैं आपको फोन ना लगाऊं। इसकी स्टोरी मैंने सुना दी है ना। तो चलिए, तो समझ में आया चीज कि कैसे करना है, ऐसे करना। सिलेबस को बहुत अच्छे से बता दिया, एक रणनीति भी बता दी कि किस तरीके से काम करना है। हाँ, एक और विशेष रिक्वेस्ट ये है भाई, ऑब्जेक्टिव जरूर लगाना। मैं अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं कोई भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, ऑब्जेक्टिव लगाओ। और जब बहुत अच्छी खुशी ये होती है जब आप ग्रुप पे डिस्कस करते हो ऑब्जेक्टिव को, मुझे बहुत खुशी होती है कि यार सब लोग आंसर दे रहा है। वो 3-4 बच्चे देते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ सब लोग दो। क्या मतलब है, क्या लेके जाओगे भाई इस दुनिया में, आप अपनी पढ़ाई किसको नहीं। अगर आप सिलेक्शन भी ले लोगे तो कितने दिन बधाइयां खाओगे, 4 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे कि तुम कौन थे। लेकिन अगर कोई आइडेंटिटी छोड़ के जाता है तो उसको जिंदगी भर याद रखा जाता है। ऐसे व्यक्ति बनो। क्या मतलब है, अंधों में काने राजा बन के भी चलेगा, राजा बन के भी चलेगा, वो पता ही नहीं चला कौन थे आप
एडीपीओ बन चुके हो, ना मुझे पता चल रहा ना स्टूडेंट को पता चल रहा, तो क्या मतलब के फिर, है ना। तो कम से कम ऐसे व्यक्ति बनो के सिलेक्शन भी लो तो लोग याद करें कि यार नहीं उसका तो होना ही चाहिए था, उसको देखो वो कितने अच्छे से बात करता है, एडीपीओ बनने के बाद भी काम करता है, एडीपीओ बनने के बाद भी दोस्ती रखे हुए है। तो वह अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो, बाकी अपना जीवन जियो, इस तरीके से काम करो। चलो ठीक है, ओके, नमस्कार, है ना। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरे की पूरी चर्चा कर सकते